तो चलिए, बिल्कुल मीनाक्षी, हर कंडीशन में पढ़ना ही है और यही सच है। बिल्कुल। तो आज से मैं आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हिस्ट्री का कल एक पीडीएफ भी मैंने आप लोगों को दिया। आपको पता है कि हिस्ट्री में आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कहानी के रूप में सारी चीज़ें दिमाग में सेट हो जाए, जिससे कि फिर उनको पढ़कर याद रखना आप लोगों के लिए आसान हो, ठीक है। सबसे पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझने के लिए संसार का जो मानचित्र है, फिर भारत का जो मानचित्र है, वो थोड़ा बहुत दिमाग में रखना क्या है आपके लिए जरूरी है, ठीक है। देखिए, आप लोगों को के सामने ये संसार का, विश्व का जो राजनीतिक मानचित्र है वर्तमान में, वो आप लोगों के सामने है। आप लोग इस मानचित्र में देख रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये अरब सहित न, ये वाला हिस्सा एशिया है। क्या है आपको? एशिया महादेश है। उसके बाद इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला न, हालांकि इसमें स्पेन भी आ गया डॉट खींचने में, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपको अफ्रीका है, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपको क्या है? यूरोप, ठीक है। उनके बाद ये यहाँ तक एशिया है, नीचे में यहाँ पर आपको क्या है? ऑस्ट्रेलिया महादेश। और उनके बाद ये आपको दक्षिण अमेरिका हो गया। आवाज बीच में कट गई थी क्या, या जा रही है? कितना देर कटी? 4 सेकंड, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये आपको एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, इधर उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए, तो एशिया महादेश में आपको कौन कौन सा कंट्री आता है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहिए। तो आप यदि देखिएगा तो भारत, चीन, अफगानिस्तान, इराक, ईरान ना, ये जो अरब के देश हैं, उसके बाद रूस का भी पहले वाला कुछ हिस्सा, अभी का कजाकिस्तान, ये सब, मंगोलिया, इधर आपको आप जो है एक बार लेफ्ट, जिसको मैप नहीं दिख रहा है वो लेफ्ट होकर के पुनः ज्वाइन कीजिए, तब मैप दिखेगा, ठीक है। लेफ्ट होकर के पुनः ज्वाइन कीजिए जिनको नहीं दिख रहा है। मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। अब दिख रहा है सबको? ठीक। तो मैं जो बता रहा था कि
एशिया में आपको भारत, चीन, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, ये सब जो भी अरब कंट्री है, नीचे में आपको इंडोनेशिया दिख रहा होगा, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब आपको किसमें है? एशिया में है। ठीक है। उनके बाद यूरोप में कौन है? तो आपको रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, उनके बाद फ्रांस हो गया, पोलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बाद आपको डेनमार्क हो गया, हॉलैंड या नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया। ये सब आपको कहाँ मिलेगा? यूरोप महादेश में। अफ्रीका में भी बहुत सारा आपको देश है। ठीक है। जैसे मुख्य देश में आपको मिस्र है और भी छोटे छोटे आपको देश हैं अफ्रीका में। ठीक है। उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा हो गया, जिसको वर्तमान में आप अमेरिका के नाम से जानते हैं। और फिर दक्षिण अमेरिका का जो मुख्य देश है वह ब्राजील हो गया, वेनेजुएला हो गया, ये सब हो गया। तो दिमाग में आप थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा कि किस महादेश में आपको कौन सा प्रमुख देश है। ठीक है। इनके बाद आपको क्या करना है? तो अब देखिए, एक महादेश से दूसरे महादेश जाने का जो रास्ता है, तो जैसे एशिया है, यूरोप है और अफ्रीका है। इन तीनों में कहीं थोड़ा थोड़ा जो है वो स्थल मार्ग का कनेक्शन है। जैसे कि अफ्रीका में यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कनेक्शन है। उनके बाद यदि एशिया और यूरोप की बात की जाए तो यहाँ पर देख लीजिए ये सीमा रेखा है, स्थानीय कनेक्शन है थोड़ा बहुत। लेकिन फिर इधर वाला जो हिस्सा है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो यहाँ यदि जाना हो इन महादेशों से तो कोई स्थल मार्ग नहीं है। वो आपको या तो जल मार्ग से जाना पड़ेगा या नहीं तो एरोप्लेन से जाना पड़ेगा। यहाँ तक की बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? चलिए ठीक है। अब मूल बात, हम तो अभी आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने जा रहे हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए, ठीक है, आप लोगों को ये मानचित्र अभी हम बता रहे हैं। ठीक है। देखिए, आपको औद्योगिक क्रांति मध्य युग में कहां पर हुई? तो यूरोप में हुई। कहां पर? यूरोप में। ये जो यूरोप का कंट्री सब है ये सब, यहाँ पर आपको क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति हुआ। यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब हुआ कि वहां पर आपको नए नए मसार हुआ और फिर वहां से जो है वहां आपको उत्पादन काफी ज्यादा होने लगा वस्तुओं का। तो वहां पर औद्योगिक क्रांति हुई। क्रांति का अर्थ होता है बहुत बड़ा बदलाव होना। इंग्लैंड में सबसे पहले हुई, लेकिन यूरोप को हम मान के चलते कि यूरोप में आपको औद्योगिक क्रांति हुई। जब औद्योगिक क्रांति आपको हुई तो उनके बाद जो है वहां पर दो तरह की समस्या उत्पन्न हुई। एक तो अब इतने बृहत स्तर पर जो उत्पादन होने लगा तो उनको बेचने के लिए बाजार की जरूरत थी, और दूसरा कि जो नए कारखाने लगे उसको चलाने के लिए कच्चे माल की भी जरूरत थी। तो इन दो जरूरतों को पूरा करने के लिए यूरोप के जो भी देश थे ना, तो उन्होंने जहां जहां आपको ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुआ, तो उन्होंने नए देशों तक पहुंचने के लिए रास्ता का पता लगाना शुरू किया। ठीक है। हाँ, पुनर्जन्म के बाद ये, पुनर्जागरण के बाद ये हुआ।
हम चूंकि मेन मेरा फोकस जो है वो भारत के आधुनिक इतिहास को समझाना है, इसीलिए विषयांतर हम नहीं हो रहे हैं। तो आपको इन यूरोप के कंट्री को जो है नए नए बाजार आवश्यकता पड़ी, तो इनके बाद यहाँ के नाविकों ने, ठीक है, तो जैसे यूरोप को आपको अफ्रीका और एशिया के बारे में ऐसा नहीं था कि पहले से पता नहीं था, इन था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में, लेकिन अफ्रीका और एशिया के बारे में था। और पहले भी एशिया और यूरोप के बीच क्या होता था, व्यापार होता था, लेकिन वह व्यापार जो होता था वो आपको किस मार्ग से होता था, स्थल। अब यूरोप का व्यापारी भारत पहुंचे तो बीच में उसको कई देशों को क्या करना पड़ता था, पार करना पड़ता था। सब देश में आपको अलग अलग उसको टैक्स चुकाना पड़ता था। उसके बाद खर्च भी स्थल मार्ग से जो है वस्तुओं को भारत या एशिया तक लाने में उसको बहुत ज्यादा हो जाता था। अतः यूरोप के नाविकों ने, ठीक है, जब वहां बड़े बड़े जहाज भी बनने लगे पानी वाले, तो वहां के नाविकों ने समुद्री रास्ते के द्वारा एशिया तक कैसे पहुंचा जाए या भारत तक कैसे पहुंचा जाए या अन्य जो विश्व के क्षेत्र है वहां तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए कार्य करना क्या किया, शुरू किया। तो इस क्रम में आपको स्पेन का एक नाविक था कोलंबस, वह आपको निकला किसकी खोज करने के लिए, भारत की खोज करने के लिए। किस रास्ते से, ऐसा नहीं था कि भारत खोया हुआ था, दुनिया में पता था उसको भारत के बारे में, लेकिन भारत जल मार्ग से कैसे पहुंचा जाए न, कम दूरी तय करके, तो इसलिए वो जो है वहां से कोलंबस निकला। लेकिन कोलंबस बाबू भारत तो नहीं पहुंच पाए, वह कहाँ पहुंच गए, उत्तरी अमेरिका पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए उन्होंने अमेरिका महाद्वीप का खोज कर लिया। फिर पुर्तगाल का, यूरोप में जो ये देख रहे हैं ये, इसी में पुर्तगाल भी है। पुर्तगाल का एक नाविक था वास्को डिगामा, वो चला खोजने के लिए, और वह 1498 में 1498 में भारत का जो पश्चिमी तट है ना, सॉरी इधर नहीं, पश्चिमी तट इधर है, पश्चिमी तट न केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुंच गया, और भारत आने के रास्ता का उन्होंने क्या किया, पता लगा लिया। कौन, कोलंबस। कब, 14 सॉरी कौन, वास्को डिगामा। और कब, 1498 ईस्वी में। ठीक है, तो वास्को डिगामा जी कहाँ पहुंच गए हैं, अब भारत पहुंच गए हैं। यहां तक हमारी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए, ठीक है। जो कम समझ पा रहे हैं वो रिकॉर्डिंग को एक बार देख लीजिएगा। अब चलते हैं हम कहां पर, आप लोग देख पा रहे हैं इस पीडीएफ को। यस या नो, ठीक है। अब देखिए, वास्को डिगामा जी जो है कहां पर पहुंची। तो वास्को डिगामा जी, ये भारत है आपको, ये क्या है, उस समय का भारत है। कब का, 1836 का भारत है यह। ठीक है, अब वास्को डिगामा जी जो भारत पहुंचे, तो कहां पहुंचे,
तो ये हो गया पश्चिम वाला हिस्सा, ये हो गया पूरब वाला हिस्सा, नीचे हो गया दक्षिण वाला हिस्सा। ठीक है, तो रामा जी कहाँ पहुंचे? पश्चिम वाले तट पर पहुंचे, केरल के तट पर। कहाँ पर? केरल के तट पर न पहुंचे। ठीक है, वहां के जो राजा थे जमूरी, उन वास्को डिगामा की क्या की? स्वागत किया। और वास्को डिगामा जो है वो एक नाविक के साथ साथ क्या था? व्यापारी भी था। तो वहां पर वह कुछ दिन रहे केरल में। उन्होंने क्या किया, तो अपने साथ जो वह सोना चांदी लाए थे उनकी सहायता से केरल में गरम मसाला खरीदा। ठीक है, और फिर वह अपने जहाज से वापस कहाँ लौट गया। वहां पर जब उन्होंने उस गरम मसाले को बेचा तो जितना आने जाने में उनको खर्च, उसका 60 गुना उसको लाभ हुआ। चूंकि आप जानते हैं कि यूरोप जो है वह एक ठंडा देश है, तो वहां पर मांस मछली लोग ज्यादा खाते हैं और उसको बनाने के लिए, संरक्षित रखने के लिए मसाला तो चाहिए। ठंडा देश है, मसाला का उत्पादन वहां कम होता है, तो मसाला उसका बहुत महंगा दाम में वहां पर बिका। तो उसके बाद जो है पुर्तगाल से फिर और व्यापारी आकर के भारत में व्यापार करना क्या किया? शुरू किया। ठीक है, इतना बात आप लोग अरे एडवांस आप लोग भी पढ़े हुए हैं, लेकिन जैसे मैं जिस स्टेप में समझा रहा हूँ सबको ध्यान रखते हुए उस स्टेप में समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ये सब चीज नहीं जानते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ये तो समझ गए कि वास्को डिगामा जी 1498 में भारत पहुंच गए ना। भारत, यूरोप से भारत कौन सा समुद्री रास्ता हो सकता है उत्तरमासा अंत में, इस चीज का उन्होंने पता लगा लिया। अब हम चलते हैं इस पेज पर। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब हम लोग यहां पर चलते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं मुगल बादशाह और उनका शासनकाल। मुगल बादशाह और उनका शासनकाल। आवाज हमारा कट रहा है? आवाज जा रही है या नहीं जा रही है? ठीक है, चलिए, थोड़ा बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, ओके ओके। देखिए 1498 में वास्को डिगामा भारत पहुंचे, लेकिन उस समय मुगल का शासन शुरू भी नहीं हुआ था। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में की थी, उनका शासन शुरू हुआ। तो आने से पहले पुर्तगाली लोग भारत पहुंच गए थे ना। अब देखिए बाबर का शासन रहा 4 साल, 1526 से 1530 तक। हुमायूं का शासन रहा 1530 से 1556। हालांकि बीच में हुमायूं को भागना पड़ा था। उस बीच में 1540 से 1545 के बीच में बिहार के शेरशाह ने
भारत के राजनीतिक सत्ता पर अधिकार जमाया था। फिर अकबर बाबू जो है 13 बरस की उम्र में 1556 में गद्दी पर बैठे, 1605 तक रहे, यानी कितना साल रहे वह? 49 साल न, ठीक है। उनके बाद जो है जहांगीर रहे आपको 1605 से 1627 तक 22 साल। शाहजहां रहे आपको 1627 से 1657 तक, कितना साल? 30 साल। फिर औरंगजेब 1658 से 1707 तक रहे, वो कितना साल रहे आपको? तो 49 साल। इसके 1707 में क्या हुआ? तो औरंगजेब की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, तो जैसे अभी भारत में आपको दिल्ली से पूरे देश का शासन चलता है, केंद्रीय सत्ता दिल्ली में है, लेकिन भारत के जो राज्य हैं वो दिल्ली की सत्ता कमजोर पड़ जाए और एक दूसरे से अलग होना शुरू कर दे, स्वतंत्र अपने को घोषित करना शुरू कर दे, तो यही स्थिति हुई 1707 में। यानी औरंगजेब जब मर गए तो उनके बाद जो है उस समय का जो अवध का क्षेत्र था, जो अभी उत्तर प्रदेश है, वहां जो सआदत खां थे, उन्होंने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया। हैदराबाद में आसफ जाह ने कर लिया, बंगाल में मुर्शिद कुली खां ने कर लिया, कर्नाटक में सादुतुल्ला खां ने कर लिया। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासन के अंतर्गत जो भारत के राज्य सब थे, वो अपने को स्वतंत्र राज्य घोषित करना शुरू कर दिया और मुगलों का शासन कमजोर पड़ता गया। धीरे धीरे उनका शासन जो है वो दिल्ली तक ही सीमित रह गया। अंतिम जो मुगल बादशाह था, उनके लिए कहा जाता है कि उनका शासन दिल्ली के केवल कुछ किलोमीटर में ही सीमित था। तो ये बातें आप लोग दिमाग में क्या कीजिए, सेट कीजिए। अब हम बता रहे हैं यहां पर कि पुर्तगाली जो है 1498 में भारत आए और उसी साल पुर्तगाल में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिस कंपनी का उद्देश्य भारत में आकर के व्यापार करना था। पूरी 100 साल, ठीक है, यानी 1600 तक केवल पुर्तगाल के ही व्यापारी भारत में आकर के व्यापार किए। यानी यूरोप के देश केवल पुर्तगाल के ही व्यापारी भारत में व्यापार किए। 100 साल केवल पुर्तगाली अपना व्यापार करता रहा और शासन किसके हाथ में था? मुगल शासकों के हाथ में था। अब देखिए 102 साल 102 साल सॉरी 102 ईयर्स के बाद ब्रिटेन में व्यापारियों ने भारत में व्यापार करने के लिए एक कंपनी का संगठन किया और उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी उससे लाइसेंस लिया। ब्रिटेन की महारानी ने उस कंपनी को भारत में 15 वर्षों तक के व्यापार करने के लिए लाइसेंस दे दिया। कब? 1600 31 दिसंबर 1600 की बात है। अब ब्रिटेन के व्यापारियों की जो संस्था थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका एक दूत मैसेंजर सर थॉमस रॉ भारत में उस समय, चूंकि ये 1608 में आए थे सर थॉमस रॉ, तो उस समय जहांगीर का शासन था। जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक रहा, 22 साल। तो वो जहांगीर के दरबार में पहुंचा। जहांगीर ने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी। उसके 200 साल बाद यूरोप के देश हॉलैंड के
व्यापारियों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसी तरह डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की हुई, यानी फ्रांस के व्यापारियों ने भारत में व्यापार करने के लिए कंपनी बनाया। तो ये सब अलग अलग देशों में आपको अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी बना करके वहाँ सबका व्यापारी भारत आया, सॉरी सबके कंपनी का जो दूत है वह भारत आया। उस समय जो भारत के मुगल शासक थे उन्होंने उसे भारत में व्यापार करने की क्या दी, अनुमति दे दी। तो इसमें साउंड नहीं जा रहा है शालिनी वर्मा, आज नेटवर्क को क्या हो रहा है, तभी से तो ठीक था। ओके, तो बाद में आप लोगों को रिकॉर्डिंग भी सुनना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको यूरोपीय कंपनियों का अलग अलग वर्षों में भारत में क्या हुआ, आगमन हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको अब थोड़ा सा हम भारत के मानचित्र पर चलते हैं। अब देखिए, पुर्तगाल से जो आया था न, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका जो व्यापार है ना, वो केवल ये गोवा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, यहीं पर उसका व्यापार सीमित रह गया, प्रभाव सीमित रह गया, वो पूरे भारत में नहीं फैल पाया। ठीक है, उसके बाद ये जो आए थे कौन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, तो उनका व्यापार जो है वो आपको इस सब में कहीं पर पांडिचेरी दिखेगा। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तो नोट देवे किए हैं, समझा देते हैं, कहानी समझ में रहेगा तो फिर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद होगा, नहीं तो न्यूसेंट को रटते रटते सुबह शाम कर दीजिएगा, कुछ नहीं होगा। सब शॉर्टकट खोजता है, समझना नहीं चाहता है। हाँ, तो आपको पुर्तगाल का सॉरी ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है पांडिचेरी में मुख्य रूप से क्या रहा, शासन रहा। वैसे फ्रांसीसी जो है और भी क्षेत्र में गए, दक्षिण भारत के अलावे बिहार भी आए थे, बंगाल भी गए थे, लेकिन वो अपना प्रभाव स्थापित नहीं कर पाए। केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आपको पूरे भारत में अपने व्यापार को फैलाया और धीरे धीरे यहाँ पर राजनीतिक सत्ता जो है उन्होंने स्थापित किया। अब जो है हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारत में अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार कैसे किया। देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जब भारत आए व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र आपको भारत के पश्चिमी समुद्र तट, पूर्वी समुद्र तट और दक्षिणी समुद्र तट, चूंकि समुद्री रास्ते से ही वे व्यापारी आए थे, हर एक जगह उन्होंने स्थापित किया। ठीक है, पश्चिमी समुद्र तट में उन्होंने मुंबई को, किसको, मुंबई या बंबई जो है उसको अपने व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया पश्चिम में। उसके बाद पूरब में उन्होंने कलकत्ता को जो है अपने व्यापार का क्या बनाया, मुख्य केंद्र बनाया, इधर कहीं पर कलकत्ता होगा, वहां पर बंगाल को उन्होंने व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। और दक्षिण में उन्होंने
मद्रास को अपने व्यापार का क्या बनाया, मुख्य केंद्र बनाया। कौन? अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। इन पश्चिम में महाराष्ट्र, सूरत यानी जो अरब सागर का तट है, दक्षिण में आपको कहां पर, मद्रास में हिंद महासागर के तट पर, और पूरब में बंगाल में बंगाल की खाड़ी के तट पर उन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी, जिसको कि फैक्ट्री कहा जाता है, तो वो खोलने का काम किया। फैक्ट्री का अर्थ उस समय कारखाना नहीं होता था, बल्कि फैक्ट्री आपको ऐसे जगह को कहा जाता था जहां पर कि आपको जो कंपनी आती थी व्यापार करने के लिए, तो वो आयात निर्यात की वस्तुएं संग्रह करके वो कहाँ रखते थे, फैक्ट्री में रखते थे। तो इन तीनों जगहों पर उन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है। अब देखिए, अंग्रेज जो है व्यापार तो तीनों ही दिशा में शुरू किया, लेकिन अपना राजनीतिक प्रभुत्व जो है वो बंगाल से स्थापित करना शुरू किया। कहां से? बंगाल से। देखिए, उस समय का जो बंगाल राज्य हुआ करता था, तो उसमें अभी के जो उत्तर पूर्व के राज्य है वो, उनके बाद अभी का जो पश्चिम बंगाल है, अभी का जो बांग्लादेश है, अभी का जो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वो सारा का सारा किसके अंतर्गत था? बंगाल राज्य के अंतर्गत था। तो आपको अभी हम बताए थे कि 1707 में औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई, तो उनके बाद बंगाल जो है अपने को स्वतंत्र राज्य घोषित कर लिया, यानी मुगल सत्ता से अपने को अलग कर लिया। अवध भी अपने को स्वतंत्र, दक्षिण में हैदराबाद भी, मैसूर भी, सब अपने को जो है स्वतंत्र राज्य धीरे धीरे घोषित करने लगा। केवल मुगल प्रभाव कहां पर रहा? तो दिल्ली और आसपास का जो क्षेत्र था वहां मुगल का क्या रहा, प्रभाव रहा। उधर आपको पंजाब सिंध वाले क्षेत्र में भी जो रंजीत सिंह थे शासक, वो अपना प्रभाव जो है स्थापित कर लिया। यानी भारत में आपको राजनीतिक एकता औरंगजेब की मृत्यु के बाद नहीं के बराबर रह गई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस स्थिति का क्या उठाया, लाभ उठाया। अब हम बात करते हैं पलासी के युद्ध पर। किस पर? पलासी के युद्ध पर। ठीक है। तो बंगाल का 1756 में, 1756 की बात हम कर रहे हैं, 1757 में पलासी का युद्ध हुआ। 1756 में आपको बंगाल का जो सत्ता है वह सिराजुद्दौला के हाथों में था। अंग्रेज जो है पहले तो हुगली नदी के तट पर 1631 में अपना फैक्ट्री खोला। धीरे धीरे उन्होंने कलकत्ता में, आपको अभी का जो कलकत्ता है, तो उस समय वहां पर विलेज हुआ करता था, तो 3 गो विलेज को मिला करके उन्होंने उसको कलकत्ता नाम दिया, और वहां पर फोर्ट विलियम किले का जो है निर्माण कराया, जहां पर अंग्रेज व्यापारी लोग रहते थे। एक चीज यह भी ध्यान में रखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो, जैसे आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आई, तो केवल उसमें व्यापारी ही नहीं थे, बल्कि उसका अपना पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था। उसमें उनके अपने निजी सैनिक थे, उस कंपनी को गवर्न करने वाले गवर्नर भी हुआ करते थे। ठीक है। तो कलकत्ता में ये सब काम वो किया। तो सिराजुद्दौला को 1756 में लगा कि नहीं, अंग्रेज सब जो है ना व्यापार तो कर रहा है, लेकिन बड़ा मनमानी कर रहा है,
टैक्स सब सही तरीके से नहीं दे रहा है। अंग्रेज तो धीरे धीरे कमजोरी भांप गया था कि तो मुगल से अब अलग हो गया, ये अलग राज्य है, इसको कोनो ऊपर से तो संरक्षण है नहीं। ठीक है, यहाँ की स्थिति परिस्थिति को भांप गया था, तो वो भी मनमानी कर रहा था। तो सिराजुद्दौला क्या किया, तो अंग्रेजों को मनमानी करने से रोका और उन्होंने आपको कुछ प्रतिबंध लगाए। तो अंग्रेजों ने इन प्रतिबंधों को मानने से जो है इनकार कर दिया, वह अपना मनमानी जारी रखा। लाचार होकर के सिराजुद्दौला जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कलकत्ता में केंद्र था वहां पर जो है अपना सैनिक भेजा, यानी आक्रमण किया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कलकत्ता वाले केंद्र का सेनापति थे वह थे रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। काफी चतुर था रॉबर्ट क्लाइव। उन्होंने क्या किया, तो उस समय बंगाल का दो गो व्यापारी था, बहुत ही धनी मानी व्यापारी, जैसे अभी अंबानी अडानी है, उसी तरह का व्यापारी था जगत सेठ और आमी चंद। उनको क्लाइव ने अपने पक्ष में कर लिया। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था मिर्जाफर, उनको भी अपने पक्ष में मिला लिया। ठीक है, अब पलासी के मैदान में 1757 में आपको युद्ध हुआ। तो जब सेनापति ही इसके साथ नहीं था तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा चले गया। अब मारा चले गया यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत भी, अंग्रेजों की जीत भी। तो वो चाहता तो बंगाल का शासक खुद बन जाता, लेकिन नहीं, वो सब जो यहाँ आया था ना, उनका मेन मोटो था कि हमको यहाँ पे जाके व्यापार करना है। उनका मोटो नहीं था कि हमको यहाँ पर शासन करना है। तो सिराजुद्दौला मारा गया तो कहा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि मिर्जाफर तुम तो गद्दारी करके हमको साथ दिया था, तुमको हम जो है बंगाल का नवाब बना देते हैं, बदले में युद्ध में जो हमारा इतना खर्च हुआ है उसकी भरपाई तुम बंगाल के राजकोष से करो और हमको यहाँ पर खुला व्यापार करने का छूट दो। मिर्जाफर मरता क्या नहीं करता, उनके शर्त को स्वीकार कर लिया और वो जो है एकदम अंग्रेज मनमानी पूर्ण तरीके से व्यापार करना शुरू कर दिया। 1-2 साल तक तो मिर्जाफर अंग्रेज का हर एक बात मानता रहा, लेकिन बाद में उनको भी थोड़ा सा अप्रिय लगा और सोचा कि नहीं, थोड़ा बहुत हमको प्रतिबंध लगाना चाहिए। अंग्रेज इस पर भड़क गए कि तुम्ही को हम शासक बनाया, तुम ऐसा करेगा। तो मिर्जाफर को गद्दी से उतार करके उसी का दामाद था मीर कासिम, उनको वह गद्दी पर क्या किया, बैठा दिया। ठीक है, आवाज कट रही है, आज आवाजों का प्रॉब्लम जो है ना आ रही है। अच्छा, तब उनका नेटवर्क है। तो आपको मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम बाबू जो है गद्दी पर तो बैठा थे, लेकिन वो बहुत ही योग्य आदमी। अब देखिए मीर कासिम क्या किया, तो उस समय बंगाल जो राज्य था उनकी राजधानी थी मुर्शिदाबाद में। कहां पर? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद काफी उस समय बेहतर शहर था बंगाल का। तो मीर कासिम सोचा कि मुर्शिदाबाद में तो जब तक रहेंगे तो अंग्रेज जो है हमारे ऊपर बहुत नजर रखेगा। उस समय कोई सैटेलाइट ये सब तो था नहीं, इतना आधुनिक टेक्नोलॉजी। तो कहा मुर्शिदाबाद नजदीक है कलकत्ता के, अंग्रेज हम पर ज्यादा नजर रख रहा है, तो ऐसा करते हैं
वो मुर्शिदाबाद से जो है अपना राजधानी हटा करके और पूरब बिहार का जो मुंगेर है, उस समय तो वो बंगाल राज्य ही था, अभी जो मुंगेर जिला है यहाँ पर उन्होंने बंगाल की राजधानी बनानी। कौन? मीर कासिम। यहाँ पर बंदूक का फैक्ट्री खोला, अपनी सेना को प्रशिक्षित करना शुरू किया। तो मुंगेर तो दूर था, तो अंग्रेज को कम पता चल पाता था कि मीर कासिम क्या कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको पता चल गया। उन्होंने मीर कासिम को गद्दी से उतारना चाहा। अब मीर कासिम क्या करता? उस समय ये अवध वाला जो क्षेत्र था, अवध वाला, उनका नवाब था शुजा-उद-दौला। यहाँ पर दिल्ली में आपको मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम इस शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला, इन दोनों से जो है क्या मांगा? मदद मांगा। तो उन दोनों का सेना और मीर कासिम की सेना, ये तीनों आपस में मिल करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करना शुरू किया। कब? 1764 में। कहां पर? तो बिहार में अभी है वो बक्सर के मैदान में, ठीक है, जिसको बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में इन तीनों की सेना हार गई, ठीक है। अब सेना हार गया तो युद्ध जीत गया अंग्रेज। तो जब भी युद्ध खत्म होगा तो संधि तो होगा, समझौता होगा। तो 1765 में आपको इलाहाबाद की क्या हुई? संधि हुई। और उस संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि देखो, मेरा युद्ध में, ये दोनों युद्ध में बहुत खर्च हुआ है, बंगाल में हम नवाब किसी को बनाएंगे, लेकिन वहां का जो दीवानी अधिकार है, यानी राजस्व वसूली करने का अधिकार, टैक्स वसूली का अधिकार, वो हम अपने हाथ में लेंगे, तुमको भी शासन चलाने के लिए उसमें से कुछ देंगे। तो बंगाल की दीवानी बक्सर के युद्ध के बाद किसको मिल गई? ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। सीधा वो शासक नहीं बना भारत का उस समय भी। अब जो है बंगाल पर जब ये अधिकार कर लिया इतने बड़े क्षेत्र पर, तब ये सोचा कि अब और विस्तार करना चाहिए। अब जो है आपको इधर पॉलिटिकल साइंस में पता ही थे आप लोगों को, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया न, उसके बाद फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1813 का चार्टर अधिनियम आया। तो उन सब के द्वारा जो है अंग्रेज धीरे 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 भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना शुरू किया। कई तरह की नीतियां उन्होंने अपनाई, जैसे एक सहायक संधि की नीति थी। अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ब्रिटिश, वो भारत के राजाओं से कहता था कि आप क्या कीजिए, हमारे सेना को अपने दरबार में रखिए, एक रेजिडेंट को भी अपने दरबार में रखिए, और जब आपको अन्य राज्यों से लड़ाई होगी तो मेरा सेना आपका सहयोग करेगा, बदले में सेना और रेजिडेंट का जितना खर्चा है वो हमको दे दीजिए। इस सहायक संधि को कई शासकों ने स्वीकार किया, और सबसे पहले अवध का नवाब और फिर हैदराबाद का जो निजाम है, उन्होंने आपको सहायक संधि स्वीकार कर लिया। बाद में कुव्यवस्था का आरोप लगा करके हैदराबाद का, तो हैदराबाद तो अपना रियासत बना रहा, लेकिन अवध को अंग्रेजों ने अपने में मिला दिया। उधर जो है आपको दक्षिण भारत में मैसूर में आपको हैदर अली का पहले अंग्रेजों से लड़ा, फिर वो हैदर अली युद्ध में मारा गया, तो उसका बेटा टीपू सुल्तान लड़ा। 4 को लगातार अंग्रेज और मैसूर के बीच युद्ध हुई। अंत में 1799 में जाकर के टीपू सुल्तान भी मारा गया, और मैसूर पर भी अंग्रेजों का क्या हो गया? अधिकार हो गया। उधर जो है आपको मैसूर पर, उसके बाद इधर सिख क्षेत्र जो था न, पंजाब वाला क्षेत्र, लाहौर ताहौर, ये सब, तो यहाँ पर जो है रंजीत सिंह का प्रभाव था, उस समय शासक थे, उससे लड़ाई करके इसको जीत लिया।
येन केन प्रकारे कुछ राज्यों पर उन्होंने राज हड़प की नीति जो है अपनाई। किसने? आपको डलहौजी ने कहा कि जिन राज्यों का के राजा का बेटा नहीं है, उसके मरने के बाद उसके राज्य पर हम क्या कर लेंगे? अधिकार कर लेंगे। सतारा, संबलपुर, झांसी, इस सबको उन्होंने इस आधार पर क्या कर लिया? अपने में मिला लिया। तो ये जितना रेड कलर वाला क्षेत्र देख रहे हैं, इन सारे पर 1836 ईस्वी तक आते आते अंग्रेजों ने क्या कर लिया? अपना सीधा शासन स्थापित कर लिया। और शेष जो ये सब देख रहे हैं, तो ये सब पर में आपको शासक था, ये सब देसी रियासत के रूप में थी ना। तो शासक था, लेकिन ये सब भी ये अंग्रेज के क्या था? अधीन था। उनके आदेश को मानना पड़ता था इन रियासतों के राजाओं को, और उनको टैक्स देना पड़ता था। तो इस तरह 1856 तक आते आते अंग्रेज पूरे भारत पर अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित कर लिया। और इसी के बाद 18 बीच में और भी बहुत, ये तो हम अभी केवल बताए हैं कि कैसे अपना राजनीतिक प्रभाव अंग्रेजों ने स्थापित किया। अब बीच में आपको बहुत सारा अंग्रेज नीति सब बनाया न, समाज सुधार संबंधी और भी बहुत बात है, वो सब अगले नोट में बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे। अभी केवल मेरे बताने का मोटो ये था कि आधुनिक भारत की जो इतिहास की शुरुआत होती है यूरोपियन के आगमन से लेकर के, और फिर 1856 तक जो 57 तक अंग्रेज ने अपना पूरा राजनीतिक वर्चस्व स्थापित किया, उनके बीच का एक रूपरेखा आप लोगों को हमने कहानी के माध्यम से समझाने का कोशिश किया। अब इसके बाद यदि आप ये समझ पा रहे हैं, तो नोट्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लिखी हुई है। अब उनको यदि आप पढ़ेंगे तो वह स्वाभाविक रूप से आपको क्या आ जाएगी? याद हो जाएगी। ठीक है। इनके अलावा आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि क्लास 8 का जो बेटी बीसी का अतीत से वर्तमान तक वाला बुक है, ये बुक आप लोग मार्केट से जरूर एक खरीद लीजिए। ये जो अभी हम इतना समझाए हैं, और उस बुक के चैप्टर को आप पढ़िएगा अब, तो वह पूरा पूरा आपके दिमाग में आएगा। फिर ऑब्जेक्टिव को पढ़िएगा तो वो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। क्या कैसा लगा आप लोगों को आज के इतिहास की कहानी? क्लास 8 का है, अतीत से वर्तमान। चलिए, देखिए, इतिहास के साथ सबसे दिक्कत क्या होती है, तो स्टूडेंट बेसिक को सेट नहीं करते दिमाग में। अभी जैसे मैं बताया कि यूरोप कहाँ है, कहाँ कौन देश है, फिर वहां से किस तरह भारत आना है, भारत का क्या मानचित्र है ना। तो इस तरह से यदि आप समझने का कोशिश कीजिएगा, तो ये चीजें दिमाग में एक कहानी की तरह सेट हो जाएगी। और जब कहानी की तरह सेट हो जाएगी तो इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और नहीं तो केवल आप यदि रट रहे हैं ल्यूसेंट से या अन्य बुक से, या कुछ प्रश्नों को रट रहे हैं, तो उससे इतिहास दिमाग में सेट नहीं होगा। तब वही होगा कि हिस्ट्री सिविक्स बेवफा, रात पर हो दिन सफा। याद रहेगी। आज जितना बात बताए आप नोट को पढ़िए, और इसके अलावा क्लास 8 का अतीत से वर्तमान तक जो बुक है, उनके प्रारंभिक 2 चैप्टर को पढ़िए, इस नोट को पढ़िए, और इस रिकॉर्डिंग को एक बार और सुन लीजिए, कैसे नहीं याद रहता है।
वैसे महत्वपूर्ण डेट का मैं अलग से पीडीएफ बना करके भी दे दूंगा नमिता, लेकिन सेट कीजिए घटनाक्रम को, कहानी के रूप में अपने दिमाग में चलाइए इतिहास को। जिस तरह आप साहित्य की कहानियां पढ़ते हैं, कितना आपको पूरा फिल्म देखते हैं कितना याद हो जाता है एकदम, ठीक है। तो उस तरह से ये जो कहानी है, ये नहीं सोचिए कि हम तथ्यों को याद कर रहे हैं, मैं कहानी के माध्यम से इनको यदि आप सोचिएगा तो याद होगी। स्टूडेंट ही कंफ्यूज होता है। सीटेट में आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि गलतियां जो है अधिगम का अनिवार्य हिस्सा है। यदि त्रुटि नहीं होगी ना, तो फिर होगा कैसे? त्रुटि तो होगा ही। चलिए, तो आज लगातार क्लास में लगातार किए, और अतुल प्रसाद जी अभी जस्ट ट्वीट कर रहे हैं कि टीआरई कैंडिडेट शुड नॉट बी swayed by misinformation being spread। यानी जो भी अध्यापक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी हैं, उनको जो गलत सूचना फैलाई जा रही है, उससे जो है विचलित नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज एंड इज नो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद गवर्नमेंट एंड ट्रू। सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि सरकार और विभाग मैंने गवर्नमेंट और के जो ये दो विभाग हैं, बीपीएससी और एजुकेशन डिपार्टमेंट, उनके बीच कोई मतलब ये कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ऑन द इश्यूज हैव बीन क्लेरिफाइड इन टू डेज मीटिंग। जितने भी इश्यू हैं उन पर स्पष्टीकरण हो गया है, और फिर कल एक बैठक होगी, उनके बाद ये पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। कल फिर देखते हैं क्लास को। मीनाक्षी कह रही है अभी खुद इनका दिमाग काम नहीं कर रहा। चलिए, ये लोग को अपना दिमाग लगाने दीजिए, आप लोग अपना दिमाग लगाए रखिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए, ठीक है। चलो, ठीक।